तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की एंड लेट मी शेयर योर क्वेश्चन नंबर 5। 5 का जिक्र हुआ था ना अभी। यस सर। सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको सर मैंने कल एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज तो 6.1 ही करें हैं हम यहाँ। ओके सर। अच्छा, कल मैंने ना आपको एक बात बताई थी, आप जरा बता दें कि जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है उसको हम इन अदर वर्ड स्लोप भी कहते हैं, राइट ना। यस सर। जैसे अभी रिसेंट यहाँ इस क्वेश्चन में उन्होंने ना हमें स्लोप दे दी है। स्लोप का मतलब ये होगा कि उन्होंने हमें डेरिवेटिव बता दी है। अब हमने डेरिवेटिव से जब ओरिजिनल कर्व फाइंड करनी होती है तो डेफिनेटली हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में होगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि गिवन इज एक्स 2x² - 1 होल का स्क्वायर इज द स्लोप। हमें ये बात गिवन है कि ये स्लोप है और हमें पता है कि स्लोप जो होती है वो डेरिवेटिव होता है। तो इट इम्प्लाइज वेरी सिंपल कि हम इसको लिख देंगे dy/dx इज इक्वल टू x अपनी जगह पे लिख देंगे और 2x² - 1 का होल स्क्वायर। सही है ना। अच्छा, अब ना हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, सो dy को इधर ही रहने दें और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। रीअरेंज यूं कर लें कि फंक्शन को आप लोग पहले लिख दें और फिर x लिख दें और साथ dx लिख दें। अब आप दोनों को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। मुझे एक बात बताइएगा कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एनीवन। वाई वैसे एक्स। वैसे तो y x होती है लेकिन यहाँ y होगी बिकॉज वेरिएबल y यूज हो रहा है। ऑन द राइट साइड आपने एक बात मेक श्योर करनी है कि आपका जो फंक्शन है वो 2x² - 1 का होल स्क्वायर है। तो इसका ना डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए, यहाँ यहाँ। तो 2x² - 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है। सॉरी, 2x² का 4x होता है, तो यहाँ 4x मौजूद होना चाहिए। क्योंकि 4x मौजूद नहीं है तो हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो वेरी सिंपल इज दैट कि 4 से हमने डिवाइड भी कर दिया और 4 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। लेट मी मल्टीप्लाई विथ 4। मुझे ये बताइएगा कि क्या विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद है। तेरीम आप कंफर्म कर दें। यस सर मौजूद है। हाँ, ये एक फंक्शन है जिसके ऊपर ये पावर है और इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो हम पावर रूल लगा देंगे इस पे। पावर रूल कैसे लगता है, वेरी सिंपल कि पावर में एक ऐड कर देंगे। ये पावर में हमने एक ऐड कर दिया और उसी नंबर से हम डिवाइड कर दें और प्लस सी आ जाएगी। ये बात आपको क्लियर है बच्चों। सो y आपका बराबर आ जाएगा यस। 2x - 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी। जी बताइएगा, इज एवरीथिंग ओके। यस यस सर। सर। यस सर। अब उन्होंने जो पॉइंट हमें गिवन किया है ना, वो पॉइंट उन्होंने हमें गिवन किया है 3 और 3। ये वाला पॉइंट सही। अगर ये पॉइंट ना गिवन होता तो हमारा ये क्वेश्चन यही एंड हो जाता ना। लेकिन जब हमें उन्होंने पॉइंट गिवन किया है तो पॉइंट गिवन होने का मतलब सिंपल सा ये है कि हमें वो सी की वैल्यू भी हमसे फाइंड कराना चाह रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल।
कि 3 3 का मतलब ये है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ कि पॉइंट आपका है 3 and 3। 3 and 3 का मतलब बड़ा सिंपल से ये है कि एक्स भी 3 है आपका एंड वाई भी 3 है आपका, दोनों 3 3। अब जरा पुट कर दें काइंड वापस। सो इट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू, सॉरी वाई की जगह तो हमने 3 पुट करना, 3 is equal to, that is 2 into 3 का होल स्क्वायर -1 whole cube and divided by 3, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस डिवाइड, डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 36 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इस 12 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लिया, सो 17 का क्यूब मुझे देखना होगा क्या। तो ये तो होता है 4913 इज इक्वल टू 3। सो सही है, बताइएगा, बात क्लियर है? यस। बोलें। यस सही। सर। यस। तो हमारी जो ओरिजिनल कर्व है वो ये बन जाएगी। मैं अब ओरिजिनल कर्व लिख रहा हूँ आपके लिए। सो ओरिजिनल कर्व आपकी बनेगी y इज इक्वल टू 1/4 2x² -1 होल की पावर 3 डिवाइडेड बाई, इसको बजाय 4 लिखने के ना मैं इसको 12 लिख देता हूँ, 4 और 3 लिखने की। 12 प्लस 36/4913 इज योर फाइनल आंसर। बताइएगा, समझ आ गई बात? यस Yes. सर। Now we can find the value of constant as well। वो हम करें, पिछले कल भी क्वेश्चन में किया था, आज भी करें। सही है ना? जी बताइएगा, आवाज नहीं। यस सर। यस सर। सही है। तो मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 6। जी, इफ द रेट ऑफ एक्सट्रेशन है, पता नहीं क्या वर्ड है, बट जरूरत नहीं है उसके बाद, of a biochemical compound is given by this। बेसिकली ना उन्होंने हमें वटेवर जो केमिकल प्रोसेस था उसका हमें उन्होंने फंक्शन की कैलकुलेशन डाटा वगैरह कलेक्ट करके एक डेरिवेटिव दे दिया, 0.01 ई रेज टू द पावर -0.01 इंटू टी। वो ये कह रहे हैं कि फाइंड एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी। आपको डेरिवेटिव गिवन है और वो आपसे ओरिजिनल फंक्शन डिमांड करें, क्या होगा? कोई बच्चा बता दे जी, बता दे क्या होगा। यस डेरिवेटिव सर, गिवन, डेरिवेटिव लेके इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे ना, क्योंकि डेरिवेटिव गिवन है और वो हमसे ओरिजिनल फंक्शन डिमांड करें। तो इंटीग्रेट कर देता हूँ, एफ प्राइम ऑफ टी डी टी। डी टी नहीं भी था तो क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू डी टी करें तो लिख देता हूँ, टी करें तो डी टी लिख देता हूँ। इंटीग्रेटिंग ऑन द राइट हैंड साइड, मैंने जिस मेथड से आपको पढ़ाई है ना इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की, उस मेथड से यहाँ पे करूंगा, जरा देखिए। तमाम बच्चे देखेंगे, e रेज टू द पावर -0.01 इंटू टी। अब जरा एक सेकेंड के लिए फोकस करें। e रेज टू द पावर है -0.01 इंटू टी, यानी एक्सपोनेंशियल की ये पावर है, इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए था।
हमारे पास जो मौजूद है ना वो 0.01 है, इट शुड बी -0.01। तो आपको चाहिए कि माइनस से बाहर भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें और अंदर भी। कोई बच्चा ये बता सकता है कि क्या ई की पावर का डेरिवेटिव अब सामने मौजूद है या नहीं है? कोई बच्चा बता दे। यस यस है। सर। इसका मतलब यह है कि इसकी इंटीग्रेशन अब बड़ी सिंपल हो गई है कि जस्ट यू हैव टू राइट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज। जस्ट यू हैव टू राइट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज एंड प्लस सी। और लेफ्ट साइड पे जो एफ प्राइम ऑफ टी का मतलब होगा कि इट हैज द फर्स्ट डेरिवेटिव, और जब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वापस एफ ऑफ टी आ जाएगी। ये बताइएगा, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? यस। यस सर। यस सही। सर। मैं अब लिखने लगा हूँ नाउ। नाउ उन्होंने हमें ना पार्ट बी में कुछ सिचुएशन, ये पार्ट ए था बेसिक। पार्ट बी में वो ये कह रहे हैं पहली बात कि एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर है। ये देखिए, एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर है, गिवन किया उन्होंने। सो वेरी सिंपल इज दैट कि अगर एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर हो तो होगा क्या कि ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसको जीरो पुट कर देंगे और टी की जगह पे जीरो पुट करेंगे। सो जीरो इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर -0.01 इंटू जीरो प्लस सी। किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है। सो सी इज इक्वल टू -1 और उधर ले जाके वन हो जाएगा। नाउ हमारे पास सो इक्वेशन नंबर वन बिकम, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर वन है ना वो अब बड़ी सिंपल सी बन जाएगी। वो ये हो जाएगी कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर -0.01 इंटू टी प्लस वन। ये बच्चे, ये बात क्लियर हो रही है आपको? यस सर। यस। सही। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये बता दें कि हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सर्टेड इन अ 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बारे में वो हमसे पूछ रहे हैं। सो इस एक्सप्रेशन में अब आप टी की जगह पे 10 पुट कर दें, 10 पुट कर दें। पुट टी इज इक्वल टू 10। सो अगर हमने 10 पुट किया तो मेरा आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर -0.01 इंटू 10 प्लस वन। So let me calculate the answer by using the calculator. So that would be your final answer. Minus, आपको पता है ना ई को भी आप कैलकुलेटर पे टाइप कर सकते हैं, सही है? ई भी हो सकता है एल। मेरे मेरे तो कैलकुलेटर में उसका अल्फा वाले बटन से आ रहा है, वो आप देख लीजिए। 0.01 इंटू 10 प्लस 1। माई आंसर इज -2.45। बताइएगा क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं? दिस इज योर फाइनल आंसर। जी बच्चों बता दें, क्लियर है? यस सर। सही है। तो नेक्स्ट आपसे हो सकता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही है वैसे तो, लेकिन चलें कर लेते हैं 7। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। आपसे ऑनलाइन क्लास में वो वाली बात डिस्कस हुई है, वन ओवर कांस्टेंट वेरिएबल ओवर कांस्टेंट वाली, किसी बच्चे को याद? जी हुई है डिस्कस, वन ओवर कांस्टेंट वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर, ऐसी बात? नो सर। नहीं सर। हम्म। नहीं, जरा नहीं डिस्कस हुई। सर मुझे याद नहीं है। अच्छा चलें, मैं देखूंगा। ऑनलाइन क्लास में नहीं हुई ये बात डिस्कस। मुझे लगता है ऐसी हुई हुई है कुछ शायद, क्योंकि मैंने और अभी नहीं पढ़ाई की ना। चल,
dw divided by dh is equal to 0.0015 h का स्क्वायर। देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। फाइंड डब्ल्यू एच फाइंड करा रहे हैं हमसे। सो डी डब्ल्यू ओवर डी एच गिवन है। वी जस्ट नीड टू इंटीग्रेट। ओके, वी जस्ट नीड टू इंटीग्रेट करने जा रहा हूं मैं। इंटीग्रेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.0015 एच का स्क्वायर। डी एच उधर चला जाएगा। वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जरा आप बताएं लेफ्ट साइड पे क्या आंसर आएगा। W हम्म मोइज 0.0015 के बारे में क्या ख्याल है? इट इज एन इंटीग्रेशन। मोइज सर इस पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल तो लगेगा लेकिन ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके अब आप सर। बकाया पे एक पावर रूल लगा दें। गुड। एन प्लस सी। अच्छा, ये डब्ल्यू फाइंड होना या डब्ल्यू एच फाइंड होना मतलब एक ही है, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो फंक्शन है एच का। तो इसको जैसे अब यहाँ लिखा हुआ था ना, एफ ऑफ टी, यूं भी लिखा जा सकता है और डब्ल्यू भी लिखा जा सकता है, बात एक। सो फाइनली डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, मैं इनको ना डिवाइड कर रहा हूँ, 0.0015 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ बाई यूजिंग द कैलकुलेटर। तो आंसर आ रहा है 0.0005। ठीक है, एच क्यूब प्लस सी, ये आंसर आ रहा है। ठीक, ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका। नहीं, पार्ट ए सॉरी अभी नहीं कंप्लीट हो, क्योंकि अभी तक हमने सी की वैल्यू नहीं फाइंड की। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि डब्ल्यू इज 108 एंड हाइट इज 60। जरा हम पुट कर देते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। डब्ल्यू इज इक्वल टू 108 और दूसरी क्या चीज थी बच्चों? हाइट। हाइट इज height इक्वल, is also 60. अगर ये पुटिंग कीजिएगा सो यू विल गेट द आंसर 108 इज इक्वल टू 0.0005 एच क्यूब, सॉरी एच तो हमने पुट करना है, 60 क्यूब प्लस सी। अब जरा इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। सो 108 माइनस 0.005 इंटू 60 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर क्यूब, आंसर आ रहा है 0। सो सी इज इक्वल टू 0। सो इट इम्प्लाइज कि आपका जो ये आ रहा है ना आंसर, ये यूं बनेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.0005 एच क्यूब, ये आ जाएगा। ये बच्चों, ये बात आपको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब देखते हैं कि वो नेक्स्ट क्या डिमांड करें। वो ये कह रहे हैं कि फाइंड डब्ल्यू, आप डब्ल्यू फाइंड कर लें उस शख्स का जिसकी हाइट 5 फीट एंड 10 इंचेस हो, 5 फीट एंड 10 इंचेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अब हमारी फाइनल इक्वेशन। असल में ना आप देख रहे हैं ना, ये वेट और हाइट को कनेक्ट कर रहा है फंक्शन। यानी अगर किसी, ये ऐसी एक एप्लीकेशन भी है बीएमआई के नाम से, जिसमें अगर आप हाइट पुट करें तो वो एप्लीकेशन ये बता देती है कि आपका वेट कितना होना चाहिए। ये कुछ ऐसा फंक्शन हमसे चेंज डील करा रहे हैं। तो अब ऐसे पर्सन का वेट पूछ रहे हैं कि जिसकी जो हाइट है वो 5 फीट और 10 इंचेस है। ठीक, यहाँ जरा देखते हैं कैसे होगा ये। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाइट इज 5 फीट 10 इंचेस। पहले ना
इसको किसी एक यूनिट में कर लेते हैं। तो क्योंकि 5 फीट का मतलब होगा 12 × 5 60 इंचेस और +10, यानी कि टोटल जो होंगे वो 70 इंचेस हो जाएंगे। सो इट मीन्स 70 इंचेस। जी बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? यस सर। अब हम ना इसको पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। सो W = 0.0005 एंड इंचेस 70 पुट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। सो लेट मी राइट द फाइनल आंसर। 0.0005 into 70 whole raised to the power 3. My answer is 171.5 पाउंड। ये असल में पाउंड्स में है, ठीक है, वेट का यूनिट पाउंड था तो तब ये पाउंड में है। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? यस सर। सही, यस सर। ग्रेट। मोइस को क्लियर नहीं है? सर क्लियर है। तो फिर यस सर नहीं बोला आपने। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कम बोलूँ क्योंकि मेरा गला खराब फिर ठीक है, समझ तो आ रही है ना? है। यस सर। ओके, द ग्रोथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 है, the growth of population of a newly incorporated city years imposed whatever the function is this. Okay, the function is this: dn/dt is equal to 400 plus 600 into √t। और t के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि t जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और 9 से लेस होगा। सही। लेट मी टेल यू कि इसकी हमने बेसिकली तो वापस n फाइंड करना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। सो dn = 400 plus 600 √t। हम ना इसके साथ dt लिख देंगे। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों तरफ, जरा देखिए। सो 1 की इंटीग्रेशन होती है n, 400 की इंटीग्रेशन होती है 400t, 600 √t की इंटीग्रेशन ये होगी कि 600 t की पावर 1/2 में एक ऐड करें 3/2 और इसी से डिवाइड कर दें, पावर में एक ऐड उसी नंबर से डिवाइड। समझ आ रही है बच्चों बात? और प्लस सी वो भी लिखता हूँ, प्लस सी। सो आ जाएगा ये 400t प्लस 600, सॉरी इसको ना सॉल्व कर देता हूँ मैं। 1200 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 400 अगेन। कितना हो जाएगा बच्चों? 400। 400। इन 400। सो 400 इंटू t की पावर 3/2 प्लस सी। सही। और ये आंसर। अच्छा, if the population was 5,000 at the time of incorporation, तो find the population after 9 years later। वो जब स्टार्ट कर रहे थे ना, उस वक्त उसकी पॉपुलेशन जो है वो 5,000 थी। अब जब वो स्टार्ट ले रहे थे तब हम टाइम को 0 पुट कर सकते हैं। जब हम 0 पुट करेंगे तो वहां से सी की वैल्यू आ जाएगी। सही है ना? एक मिनट यस। करिए। Hold on. If the population was 5,000 at the time of incorporation, हाँ सही है, ठीक है। इसमें ना यूं कीजिएगा, पुट
n इज इक्वल टू 5000 पॉपुलेशन उन्होंने हमें दे दी, और जब वो स्टार्ट हो रही थी तो आप टाइम को ना 0 पुट कर दें। अब हमारा क्वेश्चन यूं बनेगा, 5000 इज इक्वल टू 400 इंटू 0 प्लस 400 इंटू 0 प्लस सी। सो वो जो सी आ गया हमारा 5000। ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. So, so what does it means कि हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो यूं बन रही है, n इज इक्वल टू 400t प्लस 400t raised to the power 3/2 n प्लस 5000। अब ना हमने फाइंड करनी है आफ्टर 9 ईयर्स, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पुट t इज इक्वल टू 900, सॉरी 9 ईयर्स लेटर की बात। अब जरा आप t को 9 पुट कर दें, सो n इज इक्वल टू 400 इंटू 9 प्लस 400 इंटू 9 की पावर 3/2 प्लस 5000। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है आपको? यस सर। तो Yes, sir. 400 Yes, sir. 5/9 प्लस 400, इसको देख लेता हूँ क्या आंसर है, प्लस 400। 19400. दोबारा बताइएगा काइंडली। 19400. 19400 इज योर फाइनल। समझ आ रही बच्चों बात? Yes, sir. Yes, sir. So this was the end of exercise 6.1। ऑलमोस्ट हमने इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़ लिए हैं इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज आसान हो जाएगी अब आप लोगों के लिए, सही है? तो ये वाली Okay. एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला कल हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। और दूसरी बात ये है कि टेस्ट अब आपका इंटीग्रेशन का स्टार्ट हो जाएगा इस वीक में। तो